अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मियाँ अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो स्टोरीज़ आज इस व्लॉग में हम जो है वो ब्रेक करने जा रहे हैं। सबसे पहली स्टोरी जिस पर बात की जाएगी, जिसकी तफसीलात मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज के साथ कोर कमांडर की मुलाकात। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज कौन था और किस कोर कमांडर की उससे मुलाकात हुई और उसमें क्या बात हुई, ये आपके साथ स्टोरी शेयर की जाएगी एक्सक्लूसिवली। ये स्टोरी जो है वो मैं आपको दूंगा। और दूसरी स्टोरी जिस पर बात करने जा रहे हैं वो है इंतज़ार पंजोता। पाकिस्तान इमरान खान के स्पोक्स पर्सन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, उनसे तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। अब सब इन्हिसार इंतज़ार पंजोता की स्टेटमेंट पर है। तो नाज़रीन, ये दोनों स्टोरीज़ इंतहाई अहम है कि इसको वीलॉग को पूरा लाजमी सुनिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने वीलॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाजरीन, आज के इस वीलॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट स्टोरी आपको बता दूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें हैं वो दायर हो चुकी हैं। तकरीबन अब तक 6 के करीब जो दरख्वास्तें हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर हो चुकी हैं। आज जमात इस्लामी की जानिब से भी आईनी तरमीम को 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। इसको कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। तो इसके बाद जो दूसरी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो स्टोरी है इमरान खान के स्पोक्स पर्सन इंतज़ार पंजोता से तहकीकात की। नाज़रीन, इंतज़ार पंजोता साहब 8 अक्टूबर को लापता हुए और उसके बाद कल रात जो है वो गुज़श्ता एक रात से पहले जो रात है वो उसमें बाजियाबी हुई उनकी, और पुलिस की जानिब से कहा गया कि जनाब इन्हें अगवाकार 2 करोड़ रुपए के तावान के इवज़ जो थे वो इनको लेके जा रहे थे। 2 करोड़ रुपए तावान की भी बात आई। तो आज उससे हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी इंतज़ार पंजोता की बाजियाबी के लिए, उसकी समाअत चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने की। हम सबको मालूम है गुज़श्ता समाअत जो कि जुमे के रोज़ हुई थी, उस पर इंतज़ार पंजोता के हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह स्टेटमेंट दी थी कि जनाब इंतज़ार पंजोता साहब 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो रिकवर हो जाएंगे, कोशिशें की जा रही हैं। तो जब इंतज़ार पंजोता साहब रिकवर हुए तो उस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। आज जब उस केस की समाअत थी, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस केस में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खुद पेश हुए, एडिशनल अटॉर्नी जनरल के हमरा पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुहज़्ज़म माशरे में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि मुहज़्ज़म माशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए था। मिसिंग पर्सन वाक़यात क्यों हो रहे हैं? अगर ये मुकदमा अगवा बराए तावान का भी था तो इसकी रोकथाम होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल फिर इसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो वहाँ पर कोर्ट रूम में मौजूद थे, उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई थी और जो कोशिशें की गई थी उस पर उन्हें मनफी प्रोपेगेंडे का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है, माजरत। तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैंने टीवी पर इंतज़ार पंजोता साहब की जो वीडियो देखी है वो देखकर बहुत बुरा लगा। ज़ाहिर बात है उनको जिस हालत में दिखाया गया था, गाड़ी में, फिर कपड़ों में और शेप बढ़ी हुई, बज़ाहिर वो थोड़े से परेशान भी थे। ज़ाहिर बात है बंदा हो भी जाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जितना मर्ज़ी मजबूत आसाब का मालिक हो वो परेशान हो जाता है जब उसके साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाए। तो चीफ जस्टिस साहब ने मज़ीद कहा कि ये इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। फिर उनकी जानिब से SHO को हदायत की गई कि 2 से 3 रोज़ के बाद जब इंतज़ार पंजोता साहब ज़रा बेहतर हालत में आ जाएं, अभी तो ज़ाहिर बात है उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उनसे फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाए या उनसे बयान लिया जाए, तो फिर इस मामले पर उनसे स्टेटमेंट लें कि उन्हें किसने अगवा किया था, वो कहाँ रहे, और इस हवाले से तहकीकात को कानून के मुताबिक आगे बढ़ाएं। इसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे को निपटा दिया। अब नाज़रीन, बात ये है कि इंतज़ार पंजोता साहब के मामले में तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली कानून जो है वो सोशल मीडिया को या लोगों के जज्बात को देखकर नहीं चलता, वो चलता है कानून। कहते हैं ना कि कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। तो कानूनी रास्ता बनाने के लिए ज़रूरी है कि इंतज़ार पंजोता साहब के साथ अगर किसी इदारे ने कुछ किया है या किसी इंडिविजुअल ने कुछ किया है, तो इसका रास्ता इंतज़ार पंजोता साहब अपनी स्टेटमेंट के ज़रिए बनाएंगे और उसके बाद ही
ملک جو ہے وہ تحقیقات کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود سے تحقیقات شروع ہو جائیں اور خود سے سارا کچھ ہونا شروع ہو جائے. آٹومیٹک سسٹم نہیں ہوتا. اب ناظرین جو تیسری اور سب سے اہم اور بڑی خبر تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج سے کور کمانڈر کی ملاقات کا میں آپ سے احوال بھی جو ہے وہ شیئر کروں گا. تو ناظرین بات یہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک جے آئی ٹی بنائی تھی پاناما کیس میں، آپ سب کو یاد ہوگا. اس سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ بینچ 5 ججز پر مشتمل تھا. چیف جسٹس اس ٹائم جسٹس آصف سعید کھوسہ اس بینچ کے سربراہ تھے، اور جسٹس گلزار احمد غالباً اس بینچ میں شامل تھے، جسٹس اعجاز افضل، جسٹس عظمت سعید شیخ، اور جسٹس غالباً 5ویں جو تھے فیصل عرب تھے. اگر کوئی ایک آدھا نام اوپر نیچے ہو جائے تو اس کے لیے معذرت. اب جسٹس اعجاز افضل، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اور جو دوسرے جج تھے ان کی جانب سے تو آغاز میں ہی کہہ دیا گیا، اعجاز الاحسن تھے، فیصل عرب نہیں، اعجاز الاحسن صاحب. تو ان کی جانب سے تو شروع میں ہی کہہ دیا گیا کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. لیکن 3 ججوں نے، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس عظمت سعید شیخ اور جسٹس اعجاز افضل، ان کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ ایک جے آئی ٹی بنائی جائے گی جو ان تمام ڈاکومنٹس کی اور نواز شریف کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں اس کی تحقیقات کرے گی. اور اس جو 3 رکنی بینچ تھا، جس نے جے آئی ٹی بنائی، جس نے جے آئی ٹی کو جو ہے وہ چلایا، جس نے جے آئی ٹی کی تحقیقات مکمل کروائی، اس بینچ کے سربراہ تھے جسٹس اعجاز افضل. آج 2018 یا 17 کے اس واقعے کی حوالے سے، 2017 ہے غالباً، 2017 کے بعد آج کوئی 7 سال کے بعد اس واقعے پر جسٹس اعجاز افضل نے چپ توڑ دی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس معزز جج صاحب کے ساتھ کے حوالے سے ایک سٹوری جو ہے وہ چھپی ہے. اس سٹوری میں جسٹس اعجاز افضل نے خاموشی توڑ دی ہے، اور جسٹس اعجاز افضل نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں. اب وہ انکشافات کیا ہیں؟ یہ بنیادی طور پر اس سٹوری میں یہ بتایا گیا ہے کہ جسٹس اعجاز افضل جو کہ 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریٹائرڈ ہو گئے تھے، تو ان سے ایک صحافی کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس صحافی نے ان سے متعدد سوالات کیے ہیں، اور ان سوالات کے جو جسٹس اعجاز افضل نے جواب دیے ہیں، جس میں پاناما کی جے آئی ٹی کے حوالے سے بھی جواب ہیں، واٹس ایپ کال کے بھی جوابات ہیں، جسٹس اعجاز افضل سے مختلف ہونے والی ملاقاتوں کے بھی جواب ہیں، اور نواز شریف کے خلاف جو مختلف احکامات دیے گئے تھے ان کے بھی سوالات کیے گئے ہیں. وہ تمام سوالات میں اور ان کے جو جوابات جو سٹوری میں چھپے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. بہت سارے انکشافات ہیں سٹوری میں، بہت دلچسپ سٹوری ہے، اس کو پورا لازمی سنیے گا. سب سے پہلے ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا جے آئی ٹی کے جسٹس مفصل بات چیت کی. تو میڈیا نمائندے نے ان سے سوال کیا کہ کیا جے آئی ٹی کے ارکان کا انتخاب واٹس ایپ کال پر کیا گیا تھا؟ کیا جسٹس عظمت سعید شیخ نے یہ واٹس ایپ کال کی تھی، یا کسی اور جج نے، یا کسی اور نے؟ تو اس پر انہوں نے کہا، جسٹس اعجاز افضل نے کہا کہ جو لوگوں کے نام حکومت کی جانب سے جے آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے لیے نواز شریف کی تحقیقات کے لیے بھجوائے گئے تھے وہ نام مناسب نہیں تھے. ہمیں وہ نام دیکھ کر یوں لگا کہ یہ لوگ قابل رسائی ہیں، اس لیے اور تحقیقات متاثر ہو سکتی ہیں، اس لیے غیر جانبدار افراد کے نام ہم نے بطور سپریم کورٹ جج اداروں سے طلب کیے. پھر ان سے یہ بھی سوال جو ہوا تھا کہ جسٹس عظمت سعید نے کال کی یا کسی اور جج نے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کال جسٹس عظمت سعید نے نہیں کی تھی، بلکہ یہ کال کرنے کی ہدایت واٹس ایپ کال جو بڑی مشہور ہوئی تھی، وہ ہدایت سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کو کی گئی تھی کہ جناب آپ اداروں میں کال کریں اور ان سے کہیں کہ ہمیں غیر جانبدار لوگ چاہیے. حالانکہ وہ واٹس ایپ کال کے حوالے سے جو سٹوری تھی جو آج تک چل رہی ہے، وہ سٹوری یہ چل رہی ہے کہ واٹس ایپ کال میں خاص طور پر لوگوں کے نام مانگے گئے کہ یہ ہمیں بندے چاہیے اور اس جے آئی ٹی کے لیے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پینل نہیں مانگا تھا، نام مانگے تھے کہ ہمیں ان لوگوں کا نام ڈال کے دو. بہرحال اب جج صاحب کی رائے ہے وہ کیا جو بھی جواب دیں. پھر ان سے سوال یہ کیا گیا کہ جے آئی ٹی کی سیکیورٹی کے لیے آئی ایس آئی حکام کی تعیناتی کے فیصلے اور 2 فوجی اہلکاروں کو بھی جے آئی ٹی میں شامل کر لیا گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس پر معزز جج صاحب جو کہ اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جسٹس اعجاز افضل خان صاحب، یہاں مانسہرے سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے حوالے سے انہوں نے اس پر جواب دیا کہ دیگر ایجنسیوں کے جو افراد تھے وہ قابل رسائی تھے،
मुनसिफाना तहकीकात के लिए चाहते थे, इसीलिए GIT में दो जो थे वो एजेंसियों के नाम अफराद को शामिल किया गया था। ठीक है, अब दूसरी एजेंसियाँ कौन सी हैं? शायद पुलिस की स्पेशल ब्रांच हो सकती है, या और ज़ाहिर बात है उसके हवाले से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। फिर उनसे सवाल किया गया कि क्या आपसे इस तहकीकात के दौरान किसी फ़ौजी अफसर ने कोई रब्ता किया, किसी फ़ौजी अफसर ने कोई डायरेक्शन दी, जो ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब आपसे ये सारी तहकीकात, सारे फ़ैसले फ़ौजी अफसरान ने करवाए। तो इस पर जस्टिस एजाज़ अफजल ने कहा कि मुझसे बतौर जज या एक फ़ौजी अफसर ने आज तक ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा ही रब्ता किया है। अब इसके बाद फिर आगे मज़ीद कहा गया कि हुदैबिया पेपर के लिए क्या आपने चेयरमैन नैब कमर अफजल को जो है तलब किया था? तो इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल, हमने उस वक्त के चेयरमैन नैब कमर अफजल को तलब किया था, और ये तहकीकात जो थी बड़ी ठोस थी, जो हुदैबिया पेपर्स के हवाले से हो रही थी। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें कलअदम करार दे दिया था। अपील का जो थी वो होनी चाहिए थी, लेकिन अपील नहीं हुई थी। तो इस पर हमने उनसे जवाब मांगा था, और फिर ये भी कहा कि जो चीफ़ जस्टिस अभी साबका चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ा हैं, इन्होंने हुदैबिया पेपर पर जो थी वो अपील दायर हुई। वो बुनियादी तौर पर वाक़या थोड़ा सा यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने चेयरमैन नैब को बुलाया, तलब किया, उन पर दबाव डाला, प्रेशर डाला। मैं ख़ुद भी उस हेयरिंग में मौजूद था कि जनाब आप हुदैबिया पेपर मिल की अपील फ़ाइल करें। अब हुदैबिया पेपर मिल की जब नैब ने अपील फ़ाइल कर दी, कमर ज़मान साहब ने तो नहीं की, उसके बाद जो ये अभी साबका जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब आए तो इन्होंने वो अपील दायर कर दी, और उस अपील पर जो बेंच बना वो काजी फायद ईसा साहब की सरबराही में बन गया। काजी साहब ने उस अपील को उड़ा दिया। अब यहाँ पर जस्टिस एजाज़ अफजल उस काजी साहब के उस फैसले को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब जो अपील ताख़ीर से दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें बहुत सारी अपील में ऐसी वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर अपील के ताख़ीर से दायर होने को नज़रअंदाज किया जा सकता था। फिर मज़ीद उनसे सवाल किया गया कि फ़ौजी जनरल के हवाले से ही, कि आपने कहा कि फ़ौजी जनरल की आपसे एक मरतबा मुलाकात हुई है, वो मुलाकात क्या थी, उसमें क्या बात हुई? अब शायद सहाफ़ी ने ये सवाल इसलिए किया कि उसके जहन में ये था कि पानामा पेपर्स के हवाले से एक मुलाकात हुई होगी। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे सिर्फ़ एक मरतबा ही मेरे जुडिशल कैरियर में एक फ़ौजी अफसर ने मुलाकात की, मुझसे रब्ता किया गया। एक ब्रिगेडियर की उन्हें कॉल आई, और उस ब्रिगेडियर ने कहा कि कोर कमांडर पेशावर आपसे मिलना चाह रहे हैं। अब कोर कमांडर पेशावर जो थे, ये उस वक्त की बात है जब ये चीफ़ जस्टिस एजाज़ अफजल खान साहब चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे। ये वहाँ का वाक़या सुना रहे हैं कि कोर कमांडर पेशावर आपसे मिलना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं रात तक यहीं ऑफिस में बैठा हूँ, जब वो चाहें आकर मिल लें। तो इस पर जो है मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि इसमें जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। फिर दोबारा ब्रिगेडियर ने फ़ोन किया कि कहा कि क्या आप फ्लैग डाउन करके मुअज़्ज़ज़ जो है वो जा सकते हैं उनके घर पे। तो जिस पर जस्टिस एजाज़ अफजल ने कहा कि ये फ्लैग डाउन नहीं, फ्लैग अप होगा, और फ्लैग अप होगा, वॉक डाउन नहीं, वॉक अप होगी। तो इसलिए आप यहाँ पर उन्हें भेज दें। फिर दोबारा कॉल आई, तीसरी मरतबा कॉल आई, और कॉल में उनसे कहा गया कि जनाब मोहतरम जनाब कोर कमांडर पेशावर, जो भी उस वक्त नाम नहीं बताया गया स्टोरी में, वो आपके चैम्बर का रात 8 बजे दौरा करेंगे। अब जनरल साहब आ गए मुलाकात के लिए। जस्टिस एजाज़ अफजल खान की ज़ुबानी उनसे मुलाकात हुई। तफसीली मुलाकात में पहले उन्होंने अमूमी बातें की, और फिर अचानक कहते हैं कि उनका लहजा तब्दील हो गया, और उन्होंने कहा कि मिस्टर जस्टिस, क्या आपको लगता है कि आप कानून की हुक्मरानी से आपकी कानून की हुक्मरानी से मुल्क बदल जाएगा? तो जस्टिस एजाज़ अफजल ने कहा कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी, हम लोगों को, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करते हैं और आप उनको छोड़ देते हैं। इस पर मुअज़्ज़ज़ जज साहब, जो कि उस टाइम चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे, उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस जगह पर बैठा हूँ, इस ओहदे पर बैठा हूँ, कानून पर अमल होगा। अगर आप कानून को तब्दील करने की ताकत रखते हैं तो आप कानून को तब्दील कर दें। अब इस पर उन्होंने कहा कि जनाब, ये एक मेरी वाहिद मुलाकात थी जो अपने जुडिशल करियर में किसी भी फ़ौजी अफसर के साथ हुई, और ये मुलाकात
جو تھی وہ مختلف ملزمان کی ضمانتوں کے حوالے سے تھی۔ تو ناظرین، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو جسٹس اعجاز افضل ہے جن کی ایک تاریخ میں بڑی حیثیت ہے، کیونکہ نواز شریف کی حکومت گرانے میں، نواز شریف کو عہدے سے ہٹانے میں جسٹس اعجاز افضل کا کردار آصف سے کھوسہ کے بعد مرکزی کردار انہی کا تھا۔ تو میں نے اس لیے سوچا کہ یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ کو ایک چیز اور بھی اینڈ میں بتا دوں کہ یہ سٹوری سب نیوز ہے ایک، اور انہوں نے IPS کو کوٹ کرتے ہوئے یہ سٹوری جو ہے وہ اپنی اس پہ ویب سائٹ پہ جاری کی ہے، لیکن یہ رپورٹر کون تھا اور یہ ملاقات کہاں ہوئی، اس حوالے سے کوئی بھی تفصیلات اس سٹوری میں شیئر نہیں کی گئی۔ بہرحال ناظرین، یہ تھا آج کا ولاگ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔